हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सर, रमेश सर, रजिया जी और मुन्नी जी। चलिए सबसे पहले सबका वेलकम करते हैं। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमेश सर, आपका भी स्वागत है हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुन्नी जी, आपका भी स्वागत है हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। रजिया जी, आपका भी स्वागत है हिंदी क्लब में। थैंक यू सो मच। आज जो मुद्दा है, चर्चा का विषय है कि आज जो आपने देखा, जो न्यूज में देखा कि जो सरकार है वो जो 4% जो आरक्षण की बार बार जो चर्चा चल रही है, केस भी है इससे संबंधित, जो वो मुद्दा कब खत्म हो और बहाली कब स्टार्ट हो, इसी पे चर्चा करेंगे। इससे संबंधित न्यूज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्या क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, क्या हो सकता है, कैसे बहाली हो सकती है, इस पे पूरी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा एस्टेट 2019 पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एस्टेट 2019 से भी ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि छठा चरण के बाद सातवां चरण, और सातवां चरण आपका एस्टेट 2019 है। अगर इससे संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में यस लिखना होगा। आप यस लिखेंगे। अगर ट्विटर कंपेनी से संबंधित चलाना चाहते हैं, आपको आगे में पता चलेगा ट्विटर कंपेनी का क्या फायदा है, क्या कुछ है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, लेकिन यस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि एस्टेट 2019 से संबंधित भी हम वीडियो लगातार ला सके। उसका जो भी रिजल्ट बचा हुआ है वो जल्द से जल्द जारी हो, और उसका अंक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट जो भी है वो मिले, और उसके बाद आपका बहाली हो। कुछ चलिए, सबसे पहले हम पहला प्रश्न करते हैं राजेंद्र सर से। राजेंद्र सर, सबसे पहले ये हमें समझाइए कि आज जो न्यूज जो चल रहा है ये क्या कुछ है और इसकी क्या सच्चाई है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के द्वारा जो कुछ न्यूज आ रही है, जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि जो ट्विटर महासंग्राम जो प्रोग्राम हुआ, तो उससे शायद शिक्षा मंत्री जी को और या बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, तो कहीं न कहीं इन लोग सजग हुए हैं। और इनके द्वारा जो स्टेटमेंट आया है कि इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा जो महाधिवक्ता है माननीय ललित किशोर जी, उन्होंने कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने ये कहा है कि राज्य सरकार ने एक हल्फनामा दायर करके जो अंडरटेकिंग किया है, और उसमें इस बात की चर्चा की है कि 4% आरक्षण चूंकि दिया जाएगा, और उस आरक्षण देने का जो सरकार की जो मंशा है, इसमें उन्होंने साफ कहा है। और जो मार्च महीने में जो डिले हुआ है, जो बहाली प्रक्रिया किस कारण से डिले, उसकी चर्चा उन्होंने की है। इस पर माननीय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो वहाँ के जो रिकॉर्ड मास्टर होते हैं, तो उनके द्वारा जो है वो रिकॉर्ड की मांग की है कि जो सरकार ने हल्फनामा दायर की है उसको लाइए, और जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो डिमांड है, उन सारी चीजों को उन्होंने डिमांड किया है। इससे हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये मेंशनिंग का जो मैटर है वो सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। और इसमें ये जो महाधिवक्ता महोदय ने इस बात की चर्चा भी की है कि ये काफी मामला काफी लंबी खिंच गई है, और इसको हम लोग चाहते हैं कि सॉर्ट आउट करें। तो इससे संबंधित जो रिकॉर्ड उन्होंने मांग किया है, तो हमें लगता है कि इसका बहुत जल्द उसका डेट आ जाएगा, और इसमें उस दिन जो है दोनों तरफ से जो बातें होंगी, जो मुख्य न्यायाधीश जहाँ पर बात पूछेंगे, तो दोनों तरफ से जो बातें की जाएगी, तब जाके मामला सामने क्लियर होगा। और हमें लगता है कि मुख्य न्यायाधीश इस मैटर पर कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन चूंकि मीडिया के द्वारा एक खबर आ रही है, तो हमें इसमें थोड़ा सा संशय हो रहा है कि पहले भी इस तरह की खबर आई है, तो इसमें जब सामने जो डेट आ जाएगा, मेंशनिंग का जो डेट आया कि तारीख को सुनवाई होगी, तभी हम मानेंगे कि इसमें जो रियल में सच्चाई क्या है। अब इसमें जो मैटर है, जो ब्लाइंड फेडरेशन का मैटर है, उन लोगों के द्वारा जो चीजें कही गई है कि हमें 4% जो आरक्षण मिलनी चाहिए उसको सरकार नहीं दी है, तो वो अपने अलग जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर की उन्होंने बात की है, तो उसमें वो डिटेल रूप से उसमें जब चर्चा होगी तो सामने बात आएगी कि वो उनका डिमांड कहने क्या है, सरकार क्या चाह रही है। सरकार इसको 4% देने के लिए तैयार है, तो किस तरीका से तैयार है, वो सारी चीजों की चर्चा जब होगी, क्योंकि अभी तक चर्चा हुई नहीं है, अभी तक उस पर सुनवाई हुई नहीं है,
तो अभी हम लोगों को क्लियर पता नहीं चल पा रहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये मामला बहुत जल्द सॉल्व हो जाना चाहिए। मतलब एक बात, एक लाइन में इस बात को कहा जाए तो सरकार जो है वो 4% जो आरक्षण देने की बात कर रही है, वो मान रही है कि 4% हम आरक्षण देंगे। लेकिन इससे पहले ये बात हम मानते हैं, लेकिन एक प्रश्न हम रखते हैं मुन्नी जी के साथ। मुन्नी जी, जैसे एक आप इससे पहले भी ब्लाइंड से संबंधित जो केस है उसको सुलझाने के लिए बार बार आप शिक्षा मंत्री से मिलने गई हैं, और वहां पे क्या आश्वासन मिला है अभी तक? लास्ट टाइम भी जब भी आप मिली हो, ये भी बताइए कब गई थी आप, तो वहां पे क्या आश्वासन मिला है ये बताइए हमें। देखिए, हम लोग बहुत बार प्रयास किए, शिक्षा मंत्री से मिले भी और ब्लाइंड फेडरेशन के सचिव से भी मिले, ब्लाइंड फेडरेशन के एडवोकेट से भी हम लोग बातचीत किए, उनसे मिलने भी मतलब हमारी टीम के कुछ सदस्य लोग गए उससे। यही था आश्वासन शिक्षा मंत्री जी का कि ठीक है, हम एजी साहब को भेज करके मेंशनिंग करवा रहे हैं, बहुत जल्दी सुनवाई होगी, बहुत जल्दी सुनवाई होगी। और वो पिछले लगता है कि लॉकडाउन होने से पहले उनसे हम लोग मिले थे, तो वो तो यही बोले थे कि ठीक है, 5 तारीख को डेट दिए थे कि 5 तारीख को ये सुनवाई होने वाली है। तब तक चीफ जस्टिस को कोरोना हो गया, तो शायद ये मामला टल गया, फिर सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन ये जो अभी आज का जो न्यूज चल रहा है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे कि ये शिक्षा मंत्री जी के अथक प्रयास से जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि हाँ, हमको फाइल भेजा जाए, हम इस केस का सुनवाई करेंगे। तो मुझे इस बात पे मतलब कहिए तो 100% यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार आश्वासन के बावजूद हम लोग सरकार के द्वारा और मंत्री जी के द्वारा ठगे गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक हम लोग के सामने हम लोग के काउंसलिंग का डेट रिलीज नहीं हो जाता है, तब तक मुझे इस बात पे भरोसा नहीं होती। राजेंद्र सर, यही हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। राजेंद्र सर, यही प्रश्न आपसे रहा कि मान लीजिए बार बार मुन्नी जी गई हैं, हमेशा यही कहा गया है कि ठीक है, जो भी 4% आरक्षण वगैरह है सब हम मानते हैं, और मानने के बाद ये ब्लाइंड वाला केस है जल्दी ही सुलझ जाएगा, जैसे केस ये मतलब मेंशनिंग वगैरह होगा। लेकिन अभी तक केस का मेंशनिंग डेट नहीं आया है, तो कैसे मान लिया जाए ये कि जो आज जो कहा जा रहा है वो निश्चित रूप से मेंशनिंग एक डेट मिल जाएगा? इससे पहले भी कहा गया था, फिर से नया डेट हो सकता है कि अभी अभ्यर्थी इस न्यूज को सुन के शांत हो जाए, और शांत हो जाने के बाद फिर वही मामला हो जाए, ठंडे बस्ते में चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मीनू जी जो बात बोल रही है वो सही बोल रही है कि चूंकि सरकार के द्वारा बार बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन अगर ये जो न्यूज आ रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया के द्वारा जो भी न्यूज आ रही है, उसमें एक बात जो अगर सही है, अगर है सही, तो हमें लगता है कि इसकी समस्या समाधान होगी। जैसे माननीय जो मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अगर जो रिकॉर्ड मास्टर है उनके द्वारा जो फाइल की मांग की गई है, तो अगर ये बात सही है, अगर न्यूज सही है, तो उन्होंने जब रिकॉर्ड की मांग की है, इसका मतलब है कि मेंशनिंग का डेट देंगे, सुनवाई पर होगी, ये हमें कुछ पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन अगर न्यूज में कितनी सत्यता है ये अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज में ये कभी कभी बीच में ऐसे आते रहते हैं कि ये हो जाएगा, ऐसे होगा, वैसे। लेकिन हम विश्वास तभी करेंगे जब मेंशनिंग का डेट क्लियर आएगा और इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी, और जब माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस पर कुछ डिसीजन आएगा, और तब हम लोगों की जो काउंसलिंग का डेट इशू होगा, तभी हम मानेंगे। अब बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है सर, यहाँ पे मेंशनिंग का डेट की बात कहा गया कि मान लीजिए हम लोग को 1 से 2 दिनों में पता चल जाएगा कि मेंशन हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद सारा जो भी सच्चाई हो, बिना सच्चाई का कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए मेंशनिंग का डेट आ जाता है, तो क्या लगता है इस जो केस है मतलब कितना दिन तक ये चल सकता है, क्या हो सकता है? देखिए सर, इसमें ये है कि इस केस में कुछ है नहीं, क्योंकि सरकार जो याचिका करता है, जो केस किए हैं ब्लाइंड फेडरेशन वाले, वो कह रहे हैं हमको 4% चाहिए, और सरकार कह रही है हम देने के लिए तैयार है। हो सकता है कि रोस्टर में कहीं 1% गड़बड़ी हो सकता है, मे बी। हर जगह ऐसा कुछ इशू नहीं है रोस्टर को लेकर के। अगर 1% गड़बड़ी है तो उसको उतना सीट छोड़ करके सरकार बहाली करे हम लोगों की। अब उसके लिए अगर सरकार जब दे रही है तो उसके लिए फिर हम लोग तो लटकते जाएंगे ना। फिर पंचायत चुनाव है सामने, 10 तरह का इस पे केस है, तो फिर तो सरकार के पास एक ना एक बहाना मिल जाएगा। तो सरकार अगर इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहती है तो ये आधे घंटे का काम है। अगर अटॉर्नी जनरल जा करके चीफ जस्टिस के पास प्रे करते हैं कि हमको इसमें लीव दिया जाए, तो आधे घंटे का काम है।
इस मैटर को सुलझाया जा सकता है। यानी अगर आज जो न्यूज आया है मेंशनिंग का डेट आ जाता है तो लगभग 1 या 2 में ये समाप्त हो जाएगा, यानी जब भी डेट मिलता है उसके हिसाब से। हाँ, मुझे तो लगता है कि अगर एक डेट मिले तो इसमें अगर सरकार और जो चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल है वो अगर एक्टिव है तो इस मैटर को 1 दिन में समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पे बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो मुद्दा जो अभी हाईलाइट हुआ है, ये मुद्दा हाईलाइट हुआ तो कैसे हुआ, तो ये एक प्रश्न करते हैं रजिया जी से। रजिया जी आप लाइन पे हैं, आपसे एक प्रश्न है कि जैसे में ये जो मुद्दा है ये हाईलाइट हुआ तो एकाएक हाईलाइट कैसे हुआ, क्या कुछ प्लानिंग था आप लोगों का कि ये हाईलाइट हुआ? सर, हम लोगों की प्लानिंग तो बहुत स्ट्रांग थी और हम लोगों ने देखा कि अब हम लोग ऐसे आंदोलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोविड का टाइम है और सुरक्षा को भी देखना है। हम लोग सब सरकार के जो भी नियम है उसका पालन भी करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को अपनी बात भी मनवानी है और सरकार के नियमों का पालन भी हो जाए, कोई उल्लंघन भी नहीं हो। तो हम लोगों ने डिजिटल माध्यम का सहारा लिया, डिजिटल माध्यम अपनाया और ट्विटर कैंपेन चलाया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने इतना जबरदस्त कैंपेन चलाया, इतना जबरदस्त ये अभियान रूप ले गया कि इसको मतलब इसके फेवर में, हम लोगों के फेवर में, हमारी टीम, हमारे जो भी हमारी डिमांड है उसके फेवर में बहुत सारे लोग खड़े हो गए हम लोगों के साथ और मतलब हर जगह बात होने लगी इस पर। ये सेकंड पोजीशन पे हम लोगों का ये कैंपेन चल रहा था और बहुत जोर शोर से मतलब एकदम रौद्र रूप ये ट्विटर ने ले लिया और हम लोगों की बात जो है बहुत सारे लोगों के कान में पहुंची और सरकार के लोगों के भी कान में पहुंची। तो फिर उसके बाद सरकार ने देखा कि तो मामला बहुत गंभीर हो गया है, यहाँ पे सवाल उठ रहा है, चारों तरफ चर्चा हो रही है, तो अब इसके लिए क्या किया जाए। तब उन्होंने फिर एक मतलब आज शोषा छोड़ा कि चीफ जस्टिस से हम लोगों ने बात की है और मेंशन करने के लिए ये प्रावधान किया है। तो मुझे लगता है सर ये हम लोगों का जो आंदोलन जो ट्विटर पे चला ये उसका रिजल्ट है सर। ये हम लोगों को सिर्फ शांत करने के लिए एक तरह से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी होती है सर, हम किसी की का अनादर नहीं कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का या माननीय शिक्षा मंत्री जी का हम बिल्कुल अनादर नहीं कर रहे हैं। हम अपनी सिर्फ बात को रख रहे हैं क्योंकि हम जो है पीड़ित हैं, एक तरह से विक्टिम है। मेंटल हरास मेरा हो चुका है। हम 2017 से एग्जाम दे करके अभी तक दर बदर ऐसे ही अपने मांग को लेकर कभी रोड पर कभी ट्विटर के माध्यम से हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन हम लोग जायज मांग रखने के बाद भी किसी न किसी मामले में, आज ब्लाइंड केस हुआ है, इससे पहले बहुत सारे केस हुए, सरकार के हाथ में है सर। अगर सरकार चाहे तो कोई भी केस को 1 दिन में समाप्त कर दे, मगर ऐसा लगता है कभी कभी दिल कहता है कि सरकार की मंशा साफ ही नहीं है कि बहाली करे। मेरा मतलब अंदर से मेरी रूह, मेरी आत्मा दुखी हो चुकी है, इसलिए मेरे मुंह से ऐसी बात निकल रही है। सरकार की मंशा नहीं है सर, बस सरकार हम लोगों को वक्त पे वक्त, मतलब कहते हैं ना, तारीख पे तारीख बस यही कर रही है सरकार हमारे साथ। हमारे जो आंदोलन, हमारा जो मतलब हिम्मत है उसको तोड़ने के लिए सब काम हो रहा है। इससे पहले भी जब हम लोगों ने रोड पे आंदोलन किया तो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिला कि आप लोग मत घबराएं, आपकी बहाली जल्द से जल्द होगी। कैसी बहाली है सर, जब चुनाव इतना जल्दी कराया जा सकता है, इतना आनंद फानंद, तो फिर हमारी बहाली जो है, जो हम लीगल फीस पर हैं, हम लोग जो राइट मांगते हैं, सारी आहर्ता पूरी करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम लोगों की बात को मतलब इतना वक्त क्यों लग रहा है हम लोगों की डिमांड को पूरा करने में? कैसे कैसे हम लोग मनोदशा से गुजर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब है सर, हर तरह से हम लोग परेशान है। तब हम लोगों ने हिम्मत किया कि किसी तरह से हम लोग सरकार के कान पे जू रेंगाएं, इसलिए हम लोगों ने डिजिटल तरीका अपनाया, ट्विटर का माध्यम अपनाया, सोशल मीडिया अपनाया, हर तरह से हम लोगों ने सरकार को जगाने की कोशिश की है और देखिए शायद उसका कुछ अच्छा रिजल्ट हो। मुझे सरकार से उम्मीद है कि प्लीज सरकार अगर हमारी बेहतरी चाहती है, सरकार अगर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा चाहती है, सरकार अगर चाहती है कि देश में जो बिहार में जो शिक्षकों की कमी है, हर जगह बिहार का जो नाम डाउन हो गया है, कम से कम हम लोगों को मौका दे। हम लोग एक सब टीचर हैं, हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए, हम लोगों को एक मौका दे कि हम लोग कम से कम
देश की सेवा कर सकें, अपने बिहार वासियों की सेवा कर सकें, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकें। हम लोग अपने लिए नहीं काम करेंगे सर, हम लोग उन बच्चों की चिंता है जो टीचर की कमी की वजह से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कभी कोविड, अभी देखिए कितना बुरा वक्त चल रहा है। तो कम से कम प्लीज सरकार से हम जो भी माध्यम अपना रहे हैं, अपनी बात को, वर्चुअल रैली हो गई या ट्विटर हो गया या फेसबुक हो गया, जो भी हम महा आंदोलन को चलाने के लिए जो भी चीजें हम अपना रहे, जो भी साधन अपना रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है सर। और मुझे उम्मीद है कि आगे कुछ ना कुछ इसका फायदा हम लोगों को होगा। अगर सरकार की नीयत साफ है तो, नहीं है तो फिर हम लोग लगता है कि इसी तरह से दर बदर की ठोकर खाते रहेंगे सर। बस इतनी ही बातों से मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ट्विटर जो शब्द आया है, ट्विटर पे एक अभियान चला, एक कैंपेन चला जिसके फलस्वरूप हुआ है ये। लेकिन यहाँ पे जो ट्विटर जो कैंपेन इन्होंने चलाया है, इससे एक शब्द से जोड़ा जा रहा है, वो है आपका टूल किट। एक शब्द इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, टूल किट का। रमेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये टूल किट क्या है और क्या सच्चाई है इसकी, क्यों जोड़ा जा रहा है टूल किट को इस जो आंदोलन जो चल रहा था उससे? जी देखिए, अभी जैसे कि मैडम बोल रही थी, बहुत ही अच्छी बात बताई है कि बिहार में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में अगर हम लोगों को जो भी है अगर आंदोलन अगर करना है तो उसके लिए जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। और टूल किट क्या है, देखिए टूल किट जो है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोई एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोग किसी प्लानिंग के तहत किसी भी खास मुद्दे को उछाल सकते हैं, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं एक प्लानिंग की तरह। तो किसी भी मुद्दे का उस पर जिक्र कर सकते हैं और उस पे जो है अपने अपने ओपिनियन जो है लोग उस पे अपने दे सकते हैं और दे करके उसको लोग फॉलो करके उस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। यही टूल किट है। अभी क्या हुआ, हम लोग पिछला जो ट्विटर कैंपेनिंग था जो कि इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड किया, वह था कि हैशटैग बिहार नीड्स टीचर। ये ऐसा हैशटैग था, ये ऐसा मुद्दा था जो कि बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके लिए, बिहार के जो शिक्षक हैं जो पास करके टीईटी जो बैठे हुए हैं, जो फॉर्म भर के बैठे हुए हैं, उनके लिए ये मुद्दा बहुत ही जबरदस्त था। और इसके साथ क्या हुआ कि जब ये मुद्दा ट्रेंड किया तो जो सरकार के जो प्रतिपक्ष के जो नेता लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने भी ट्वीट किया। और जो हम लोग अभ्यर्थी जो इसको हम लोग ट्वीट किए हैं, तो ट्वीट में क्या है कि ये तो एक आम आवश्यकता है बिहार में शिक्षक की। तो इसके लिए क्या है कि उस ट्विटर कैंपेनिंग में जो बच्चों के जो अभिभावक है, जो आम आदमी है, वो भी उस मुद्दे से जुड़ा, उन्होंने भी ट्वीट किया। अलग अलग पार्टियों के नेता इसके साथ जुड़े। तो यही टूल किट है जिसको किसी भी मुद्दा के को हम लोग उछाल सकते हैं और उसको हम लोग आंदोलन का रूप दे सकते हैं और अपना प्लानिंग के थ्रू अपना ओपिनियन जो है उससे बता सकते हैं। राजेंद्र सर, जैसा कि आप जानते हैं दिव्यांगजनों से संबंधित जो ये केस किया गया, तो उनके बारे में बताइए। आपने रोस्टर भी देखा होगा प्रत्येक जिले का, तो अच्छे तरीके से आकलन करके बताइए कि क्या उन्हें नियमानुसार सीट नहीं दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो केस हुआ था उसमें उन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार जो 4% जो हमारा रोस्टर में जो आरक्षण के हिसाब से जो देना चाहिए वो हमें सीट नहीं मिला और इसी आधार पर लोगों ने केस किया है। और उनका दूसरी बात और ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है और उसमें जो स्ट्रक्चर दिया गया है, जो ब्लाइंड वाले को या दिव्यांग को जिस तरह से रोस्टर प्रणाली में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार हमें नहीं मिला। ये उनका 2 बातों पर चर्चा और इसी मैटर पर उन्होंने केस किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग की हमारी जो कोर टीम है, हमारे संगठन के सभी लोगों ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और रात दिन मेहनत करके हम लोगों ने पूरे बिहार के जो रोस्टर प्रणाली है वो सारी चीजों को हम लोगों ने देखा और देखने के बाद में हमें ये पता चला कि इनकी जो डिमांड थी वो 900 सीट मांग रहे थे, यानी 94,000 का 1% दृष्टि विकलांग वो 900 सीट मांग रहे थे। तो उनको 929 सीट दिया जा चुका है और इनकी जो संख्या है बिहार में वो मात्र 150 से 200-250 है।
और जो 200-250 जो लोग हैं जो आवेदन किया है वो एक एक नहीं 10-10 जगह आवेदन किया है, और इनके जो आवेदन हुआ उस सीट पर या उस सीट पर कोई दूसरे तरह के जो उस पर नहीं जा पाएंगे, तो इनकी तो नौकरी पक्की है और बेकार में ये केस करके मामला को उलझा दिए हैं। इनकी 929 सीट मिला हुआ है और 929 सीट के जगह पर इनकी संख्या 200-250 है, और जो सीट पर एक एक लड़का जो 10-10 जगह अप्लाई किए, इनकी तो नौकरी निश्चित है, क्योंकि इनका जो सीट है उस पर दूसरे कोई जाएगा ही नहीं, तो नहीं मिलने का कहाँ प्रश्न है। लेकिन इन लोग को संतोष नहीं है और कुछ लोग इसमें असामाजिक तत्व मिल करके और इस केस को करके बहाली को फंसाने का इन लोग का षड्यंत्र है। सरकार कह रही है, सरकार बोल रही है बोलिए हम 4% देंगे, तो इनका क्या नाम है कि सरकार मौखिक रूप से बोल रही है, लिखित रूप से अगर कोर्ट में दे देगी तो हम इस बात को मानेंगे। तो जब इस पर मुख्य न्यायाधीश ने अभी फिलहाल जो है आज का जो न्यूज आया है जो आप लोग के सामने जो दिखाई दे रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो उनकी फाइल की जो डिमांड की है कि आप फाइल हमारे पास लाइए, और उनका जो मैटर है ब्लाइंड फेडरेशन का और बिहार सरकार ने जो अंडरटेकिंग करके जो हल्फनामा दायर किया है, दोनों में टैली करके जो प्रश्न होंगे वो मुख्य न्यायाधीश दोनों वकील से पूछेंगे और पूछने के बाद उसमें क्लियर हो जाएगा कि कितना मिला। उसमें हम लोग भी अपने स्तर से जो पीडीएफ बनाया है सीट का, जो बिहार भर के सभी जिलों का रोस्टर प्रणाली का जो सीट बनाया है, उसको हम लोग भी वहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे माननीय महाधिवक्ता महोदय के द्वारा। वहाँ पर हम लोग देने का काम करेंगे कि 929 सीट लोग ऑलरेडी पूरे बिहार में दिया जा चुका है, और जहाँ तक दरभंगा का बात है, दरभंगा में तो बिल्कुल क्लियर करके दिया गया है, तो कहीं कोई मैटर है ही नहीं। ये जानबूझकर ही मामला को उलझाने का काम किया गया है और बहाली को बाधित करने का प्रयास किया गया है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं रोकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी मिला था उस स्ट्रक्चर वाइज ये सीट का डिमांड कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर वाइज अगर होता है तो क्या फिर से मामला फंसेगा नहीं, फिर से आवेदन वगैरह की चर्चा नहीं चलेगी, अप्लाई वगैरह की पूरी मामला फंस जाएगा सर। और इसमें बिहार सरकार किसी भी कीमत पर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर वहाँ दिखाया गया है वो कोटिवार तरीके से है। मैं पूछता हूँ कि आपकी संख्या कितनी है, आप जो 200-250 है आपको नहीं दिया गया, अगर उसमें भी जो शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर है रंजीत महोदय, उन्होंने भी कहा था कि आप लोगों को जो भी संख्या है 200, 250, 300 जो भी है, आपकी नौकरी पक्की होगी। मैं आपको मैं ले रहा हूँ। दूसरी बात और है, ये जो ब्लाइंड वाले जो दिव्यांग है वो दूसरे पर सीट पर भी ये दावा कर सकते, जैसे ईबीसी है, बीसी है, जनरल है, उस पर भी दावा कर सकते हैं, लेकिन उनके सीट पर कोई दावा नहीं कर सकता। आप देखिए ना, ये जो बिहार के जो महासचिव विनय कुमार ईबीसी के कोटा पर नौकरी कर रहे हैं, टीचर की नौकरी कर रहे हैं, उनको खुद मालूम है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि मेरे सीट पर जो दूसरा इन लोगों के जो सीट का आवंटन किया गया उस पर दूसरा कोई जा ही नहीं सकता है कभी। इसलिए मामला कुछ है ही नहीं, ये जानबूझ करके मामला को 200-250 के कारण 94,000 बच्चों का जो जीवन बर्बाद हो रहा है। और ये बोलिए मुनि जी। बात यहाँ ये है कि जब आवेदन दिया जा रहा था 15 दिन का इन लोग को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, एक ब्लाइंड कमिश्नर का लेटर आया था, उसके एवज में 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे करके ब्लाइंड वाले लोगों का फॉर्म लिया गया। इसमें हुआ क्या कि कुछ अभ्यर्थी जहां फॉर्म डालने गए तो वहां कैटेगरी को लेकर के इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया गया कि आपका इस कैटेगरी में, तो दिव्यांग में कोई कैटेगरी नहीं होती है, किसी भी कैटेगरी में आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये समस्या जब उत्पन्न हुई तो ये ब्लाइंड वाले लोग को विभाग को सूचित करना चाहिए था कि हाँ, यहाँ इस नियोजन इकाई में हमारा फॉर्म नहीं लिया जा रहा है, इस समस्या को विभाग इस मैटर को सुलझाता, जो भी समस्या थी। ऐसे हर जगह नहीं हुआ है, कुछ जगह ऐसा हुआ है, 1-2 जगह जहाँ जिसको मतलब नियोजन इकाई को कुछ समझ में नहीं आया है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो ये लोग विभाग को बताते। लेकिन ये लोग क्या किए हैं कि डायरेक्ट फेडरेशन से मिल करके और ये लोग केस कर दिए। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये लोग बहाली फंसाना चाह रहे हैं। उसमें भी फेडरेशन के जो उसमें ऑनर है जो रोंगटा जी है, वो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है।
बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो जब तक आप बात नहीं समझेंगे, जब तक इस चीज को आप डीपली इसमें नहीं जाएंगे कि कहाँ आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ हुई है, कहाँ मिला है, नहीं मिला है, तब तक ये तो समस्या मतलब वर्षों तक न्यायालय में लंबित रहेगा। इसका तो सोल्यूशन नहीं होगा। तब तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा कि क्या जो भी उनके बच्चे हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी तो जॉब नहीं मिलेगा, वो भी परेशान होकर घूमेंगे। उनको भी तो यही मेरा कहना है ना कि आप एक तरफ कौन सा फेडरेशन चला रहे हैं, एक तरफ बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं हम, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम दिव्यांग के लिए और ब्लाइंड के लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें तो और भी दिव्यांग लोग हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है। आप कैसे किस दिव्यांग की बात कर रहे हैं? ये फेडरेशन की मुझे तो लगता है कि ये चीफ जस्टिस साहब को और एडवोकेट साहब को ये सवाल करना चाहिए, और उनका सुनने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है। चलिए, ये मामला को जल्द से जल्द जैसे न्यूज में आया है, जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जाते जाते सभी से एक प्रश्न होगा, हम चाहेंगे कि लगातार आप सभी लोग एक एक करके इसका जवाब जरूर दें। प्रश्न है कि अगर आज जो न्यूज आया है इसके कारण, चाहे जो भी कारण हो, अगर मेंशनिंग या सुनवाई का डेट आ जाता है, कितने तारीख को सुनवाई होता है 2 दिनों के अंदर, तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता है तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? राजेंद्र सर। देखिए, सब बात ऐसी है सर कि चूंकि हम लोग लगातार, चाहे वो कोरोना संक्रमित काल हो या लॉकडाउन हो, कभी भी हम लोग स्थिर से बैठे नहीं हैं। बिल्कुल हम लोग अपने अपने तरीके से भिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया का, या व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या जो ये हस्ताक्षर अभियान हो, आवेदन अभियान हो, अभी डिजिटल महाआंदोलन हो, यानी भिन्न तरीकों से हम लोग सरकार को जगाने का काम किया है। और हम लोगों का जो ट्विटर महासंग्राम जो अभी फिलहाल हुआ, वो काफी ही असरदार हुआ है। उससे सरकार भी काफी चिंतित हुई है, क्योंकि उसमें हमारे बिहार के ही लोग नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि भारत के, हिंदुस्तान के अच्छे लोग जुड़े हुए थे। हम लोग स्थिर से बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग अभी जो अभी कोरोना के जो संक्रमित काल है या लॉकडाउन है, उसमें हम लोग डिजिटल महाआंदोलन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा सरकार के पास अपनी बात को पहुंचाते रहेंगे। और जैसे ही सामान्य परिस्थिति होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बिल्कुल ही रोड पर उतरेंगे और एक आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। उसमें सबसे पहली बात है कि जो महिला है, महिलाओं को बिल्कुल ही सजग करके और महिलाओं को साथ लेकर के महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और हम लोग बहुत जल्द ही इस पर सब विचार हम लोग पूरा कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सब लोग बैठने वाले नहीं है। बिल्कुल हम सरकार से बिल्कुल ही काउंसलिंग का डेट और काउंसलिंग करवा करके ही छोड़ेंगे। यानी लास्ट में हम भी कुछ, हाँ बोलिए, बोले सर। मेरा ये आपसे कहना है सर कि हम लोग जो अभियान जो भी अभी चला रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया का सहारा हम लोग ले रहे हैं, ये सब अभी चूंकि कोरोना काल है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो हम लोग अभी अपने मतलब सुरक्षा को लेकर के, लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर हम लोग अभी सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब जैसी स्थिति, राजेंद्र सर ने कहा, स्थिति सामान्य होगी तो हम लोगों ने महिलाओं की बात करने कही, तो हम आपको ये बता दें कि हम सभी महिलाओं ने ये डिसीजन लिया है कि कोविड के बाद जैसी स्थिति समान होती है, हम लोग एकदम मौन धारण करते हुए शिक्षा मंत्री के आवास पे जाके धरना दे देंगे और वहीं बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी बात को पूरा ना किया जाए, जब तक कि हमारी डिमांड पूरी ना हो। अगर काम ऐसे हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं होता है तो हमारा प्रयास जो है ना चलता रहेगा, जब तक चलना है तब तक चलता रहेगा। और महिलाओं ने जान डाल दी है, हम भी एक महिला है, मुन्नी जी भी एक महिला है, और पुरुष तो खैर भाई अग्रणी है ही है, लेकिन महिला का साथ मिल गया है तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा ये रौद्र रूप लेने वाला है आंदोलन। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम लोग ये भी करेंगे, अपनी बातों को एकदम मौन तरीके से जाके शिक्षा मंत्री के आवाज पे हम लोग धरना दे देंगे, वहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारे साथ फिर जो हो। बस मेरा यही कहना है। मुन्नी जी, देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन से सड़क तक और सड़क से सोशल मीडिया तक अपनी बात को
सच्चाई साबित करने में लगे हुए हैं कि हमारा विभाग जो है, हमारी सरकार जो है, हम जो है लगातार तत्पर है कि बहाली जल्द से जल्द हो। तो अब तो यही देखना है ना कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये क्या काम किए हैं, ये तो लास्ट है ना। उनके बातों से कोई तो पता लग जाएगा जब ये न्यूज वायरल हो रहा है कि हाँ मंत्री जी ने ये कहा, ऐसे इसको प्रोसेस में लाने के लिए चीफ जस्टिस को बोला। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, 2-3 दिन में तो लिस्टेड हो ही जाएगा केस, 2-3 दिन में तो लिस्ट शो करने ही लगेगा। अगर वो इसमें सफल होते हैं, अगर सही बात हुई तो ठीक है, नहीं ठीक है, अगर गलत साबित होती है तो फिर हम लोग का अधिकार बनता है ना, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग का तो ये अधिकार है, ह्यूमन राइट है हम लोग का कि हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़। और महिला इतनी सशक्त है अभी, आप जहाँ बिहार में नारी सशक्तिकरण की बहुत तरह की बातें करते हैं, आप यही शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था जब बिहार का रिजल्ट हुआ था मैट्रिक और इंटर का कि हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। किस तरह की आप बेटियों से पढ़ाई करा रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई करा रहे हैं? जब अधिकार के लिए बैठती हैं तो आपके यहाँ सुना नहीं जाता है। तो ये सवाल हम लोग करेंगे ना उनके पास जाकर के कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जहाँ स्कूल बंद रह करके बच्चे सालों स्कूल बंद रहता है, जहाँ टीचर की कमी है वहाँ आपके बच्चे टॉप कर रहे हैं बिहार में। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है आपकी? आप किस तरह का ये शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, किस तरह से आप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं? हम भी एक पॉइंट रखना चाहेंगे कि एक तरफ तो हमारी सरकार जो है महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, बीए करने के लिए पैसा दे रही है, इतना पैसा आपको मिलेगा, 25,000 मिलेगा तो ये मिलेगा तो वो मिलेगा। और दूसरी तरफ जब वो सशक्त हो जा रही हैं, जब वो शिक्षित हो जा रही हैं और जब उनके हक की बात आ रही है, जब लड़ने के लिए खड़ी हैं अपना हक मांगने के लिए, तब उनकी बात को दबा दिया जा रहा है, उन्हें एक तरह से दबा कुचल के मार दिया जा रहा है। मेरा बस यही स्टेटमेंट। ये बहुत हमको लगता है कि ये महिलाओं कैसा सशक्तिकरण, नारी को सशक्त बनाया जा रहा है कि एक तरफ तो उनके लिए इतना कुछ किया जा रहा है और दूसरे तरफ जब वो सशक्त हो जा रही है और फिर अपने हक के लिए खड़ी हो रही है तो फिर उनको दबा दिया जा रहा है। हम लोग केवल स्थिति सामान्य होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सरकार के प्रोटोकॉल को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, जो प्रोटोकॉल है उसका, इस कोविड-19 हम लोग उस सरकार के प्रोटोकॉल का पालन करें। और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, अगर सरकार हम लोग की नहीं सुनी तो फिर ये सोचिए कि बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा। ये बहुत रुद्र रूप लेगा जो सरकार सोचने के लिए भी बच हो जाएगी। ओके, तो चलिए कंक्लूजन के रूप में थोड़ा सा 2 लाइनों में जान लेते हैं कि हो सकता है मेंशनिंग का डेट जल्द से जल्द मिल जाए, आपको सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर से लड़ाई जारी रहेगा, आपने सुना भी, फिर से लड़ाई जारी रहेगा और सरकार को निश्चित ही ये जो भी केस है उसको जल्द से जल्द क्लोज करना होगा और जल्द से जल्द जो बिहार में शिक्षकों की जो बहाली का प्रोसेस है उसे पूरा करना होगा, यानी जो शिक्षकों की जो कमी है उसे हर हालत में पूरा करना होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।